मोना अपने पति विशाल की मौत के गम से अभी उभरी नहीं थी कि एक और संकट उस पे आन पड़ा। विशाल ने गांव में जो कर्ज ले रखा था उसके मांगने वाले मोना के घर आ रहे थे। मोना उनकी बातें सुनकर काफ़ी चिंतित हो गई, क्योंकि उन लोगों ने विशाल को काफ़ी पैसे उधार दे रखे थे, जिसे अब सारे पैसे को मोना को ही चुकाना था। मोना के ऊपर पहले से ही एक बूढ़े माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी थी, और ऊपर से ये कर्ज मोना को अंदर से कमज़ोर और झंझोर कर रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि मोना के यहाँ जमा पूंजी भी समाप्त हो रही थी। अब बहुत ही ज़रूरी हो चुका था कि वो किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम करे, क्योंकि अब खाने पे भी आफत आने लगी थी और ऊपर से कर्ज वाले भी समय देकर चले गए थे कि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए। मोना ने अगली ही सुबह काम करने के लिए शहर की ओर जाने का फैसला किया और अपने माँ बाप को उनके ही हाल पर छोड़कर चली गई, क्योंकि मोना के पास और भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मोना ने यह कदम उठाया। शहर पहुंचकर जब वो एक सिलाई वाले के यहाँ काम मांगने पहुंची, तो उसे वहाँ ढेर सारे मर्द काम पे लगे हुए दिखे। मोना शहर कभी नहीं गई थी और इतने आदमी और औरतों को एक साथ काम करता देख वो घबरा गई। मोना को इस बात का डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, पर मोना के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसकी मजबूरी ने उसे काम करने पे मजबूर कर दिया। उस सिलाई सेंटर में उसे महीने के 2,000 रुपये मिलने का तय हुआ, पर यह पर्याप्त नहीं थे। मोना के लिए इतने में तो सिर्फ मोना का घर चल सकता था और वो खुद इस शहर में रह सकती थी, लेकिन जो कर्ज उसके सर पे था वो चुकाने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी। मोना वहाँ देर रात तक काम करती थी। एक बार वो रात को एक और महिला के साथ देर रात तक काम कर रही थी। मोना ने सोचा कि अब हम दोनों लोग यहाँ हैं तो डरने की क्या बात है, ये महिला भी तो मेरे साथ है। मोना जब उस रात को काम पे लगी हुई थी तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ में काम कर रही थी वो वहाँ नहीं है और सेंटर का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। डर से मोना की हालत ख़राब हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि कोई दरवाज़ा खोलो। वो बहुत परेशान थी कि आखिर किसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। थोड़ी ही देर में बाहर से कुछ लोग दरवाजे को खोल अंदर आ गए। मोना ने उन्हें देख बेहद डर गई, क्योंकि उसके सामने दो आदमी खड़े थे। वो दोनों मोना के पास उसके करीब आने लगे और उसके साथ गलत हरकतें करने लगे, पर किसी तरह मोना उनके चंगुल से भाग गई।
अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे मोना भागती भागती एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। पेड़ बहुत ही विशाल था। मोना उस पेड़ के बगल जाकर छुप जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस सुनसान सड़क पे उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले ही वहाँ पर थी। काफ़ी देर वो उस पेड़ के बगल बैठी रही, पर जैसे ही वो उठकर जाने लगी तभी उसे पेड़ के अंदर से कुछ आवाज़ आई कि मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अंदर कैद हूँ। मोना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पेड़ से आवाज़ आ रही है, लेकिन अचानक उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर औरत की तस्वीर उभरने लगी। यह देख मोना के होश उड़ जाते हैं। उसे ना ही अपने कानों पर और ना ही अपने आँखों पर विश्वास होता है। ऐसा तो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था जो आज वो देख रही थी। धीरे धीरे वो आकृति एकदम स्पष्ट हो जाती है और वो आकृति एक औरत की थी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। बहुत हिम्मत जुटा कर मोना उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस पेड़ के अंदर कैसे आई। उस पेड़ के अंदर आवाज़ आती है कि जिस तरह तुम यहाँ आई हो उसी तरह मैं भी आई थी। एक दिन मेरा पीछा भी कुछ लोग कर रहे थे। मैं उनसे किसी तरह बचकर इसी पेड़ के पास आकर छुप गई थी। मुझे लगा कि वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिर उन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। वे 5 आदमी थे। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं उनसे बचने के इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। मैं समझ गई थी कि इन लोगों ने हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद ही अपने जान दे दूं। मैं वहीं पर पेड़ की एक नुकीली डाल पर गिर गई और वो डाली मेरे सीने के आर पार हो गई और थोड़ी ही देर में मेरी मृत्यु हो गई। और तब से मेरी आत्मा इसी विशाल पेड़ के अंदर समाई हुई है। उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि आखिर मोना, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मोना हल्की से हंसती हुई आवाज़ में कहती है कि तुम इस पेड़ के अंदर से मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पास एक भी पैसा नहीं। मुझे लोगों के कर्ज चुकाने हैं। क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी? पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति कर सकती हूँ। ज़रा तुम अपने नीचे ज़मीन पर देखो। मोना ने नीचे ज़मीन पर देखा तो उसे एक सिंदूर की डब्बी दिखती है। मोना कहती है कि मैं इस सिंदूर की डब्बी का क्या करूं? अब तो मैं विधवा हूँ, सिंदूर का क्या काम? उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हें हर रोज़ इस सिंदूर को अपनी मांग में भरना है, और जैसे ही इस सिंदूर को अपनी मांग में भरोगी तो तुम्हें अपने सामने चांदी के कई सिक्के मिलेंगे और तुम अपनी हर कर्ज़ों को चुका सकती हो। इस सिंदूर को ख़त्म होते होते तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। मोना एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है अगर मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भरूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि एक विधवा होकर भी सिंदूर कर रही है। समाज में मेरी नज़रें शर्म से झुक जाएगी।
मैं उन लोगों से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। पर मोना जब अपने हालात के बारे में सोचती है तो वो एक पल के लिए डर जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मैं उन लोगों के कर्ज़ों को नहीं चुकाऊं तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को घर से बेघर कर देंगे। मोना एक ऐसी दुविधा में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। लेकिन अंत में मोना अपने हालात को देखते हुए उस सिंदूर की डिबिया को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अभी तक मोना उस शहर में ही थी। जब सुबह हुई तो मोना ने सोचा कि पहले मैं इस सिंदूर को अपने मांग में भरकर देखती हूँ कि क्या ये सचमुच का है या फिर झूठ है। उसने इस सिंदूर का उपयोग इस शहर में ही रहकर लगाने का फैसला इसलिए किया कि उसे लग रहा था अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर तो मुझे इस शहर में रहकर काम धंधा करना है। मोना एक कमरे में अकेली थी और उसने उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। सिंदूर को मांग में भरे सुबह से शाम तक हो गई, लेकिन मोना के पास कोई चांदी का सिक्का नहीं आया। वो काफ़ी देर तक आशा लगाई हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। रात को जब वो सोने गई तो बिस्तर पे सिर्फ यही बात उसके मस्तिष्क में घूमती रही कि आखिर अब करूँ तो क्या करूँ, इस शहर में कहाँ जाऊँ पैसे कमाने के लिए। और इसी सोच में सुबह हो गई। सुबह जब मोना की नींद खुली तभी उसने अपने अगल बगल में जो देखा, एक पल के लिए उसकी सांस थम सी गई। उसके बिस्तर पर चारों ओर ढेर सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। मोना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो समझ गई थी कि ये सब इस सिंदूर की वजह से हो रहा है। अब मोना को उस पेड़ की कई सारी बातों पर यकीन होने लगा। उसे लगा कि वो पेड़ को साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है, जिसकी वजह से आज मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गईं। मोना ने उन चांदी के सिक्कों को एक थैली में रख लिया और अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। यह सोचकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गई। अपने घर आकर मोना बेहद खुश थी। तभी उसके माँ ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम तो जानती हो कि हम सबके ऊपर कितनी बोझ है और फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है, बताओ मुझे। पर जैसे ही माँ की नज़र मोना के सिंदूर से मांग पे पड़ी तब उनका दिमाग ठनक सा गया। उन्होंने एक ही क्षण में मोना को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लगता है शहर जाकर तुम्हारी मत मारी गई है। ये क्या कर रखा है तुम? पता भी है अगर ये बात किसी को पता चली तो गांव में लोग क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बुराई ही करेंगे हमारी। मोना ने अपनी माँ को कहा कि कृपया करके एक पल के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएं। मैं सारी बात आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और क्यों मैंने ऐसा किया। मोना की पूरी आपबीती सुन के उसकी माँ सोच में पड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सही है। इसलिए उन्होंने मोना को कहा कि ठीक है, तुम चांदी के सिक्के लाकर दिखाओ मुझे।
मोना ने उन्हें चांदी के सिक्के दिखाए। तब उन्हें मोना की बात पर यकीन हुआ कि वो सच कह रही थी। इतने पैसे देख उसकी माँ और पिताजी बेहद खुश हुए। अगले दिन भी मोना ने उसी क्रम को अपनाया और फिर उसे अपने बिस्तर पे चांदी के सिक्के मिले। थोड़ी ही दिन के अंदर मोना ने उन सारे कर्ज वालों को पैसा देकर अपना कर्ज चुकाया। विशाल ने जो कर्ज लिया था। देखते ही देखते मोना उस गांव में सबसे अमीर हो गई। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो हर तरह से सुखी संपन्न हो गई थी। लेकिन मोना हर वक्त अपने माथे को अपनी आंचल से ढकी हुई रखती थी कि कोई उसकी भरी हुई मांग ना देख ले। अब सिंदूर ख़त्म हो चुका था, पर अब मोना को ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे एवं गहने जेवरात थे। इसलिए सिंदूर के ख़त्म होने की उसे गम नहीं था, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका था और मोना संतुष्ट भी थी। पर अब एक रात मोना अपने कमरे में सोई हुई थी। तब उसने महसूस किया कि मेरे कमरे में किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। उसने नीचे ऊपर हर जगह देखा, पर कोई नहीं था और ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ मोना के कमरे से आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो गई। मोना थोड़ी घबराई सी गई। आखिर ये खुशबू कैसी थी, उसे कुछ पता नहीं चला और फिर वो जाकर बिस्तर पर सो गई। मोना को सोए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उसकी नींद फिर खुल गई। इस बार उसे किसी ने जगा दिया। ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई मेरे हाथों को पकड़कर जोर से हिला दिया हो। मोना तुरंत उठ जाती है। कमरे में उतनी रोशनी नहीं थी कि तभी उसने अपने बगल बिस्तर पे एक लंबी औरत को सोए हुए देखा। जैसे कि मोना ने उस लंबी औरत को देखा, उसके पूरे हाथ कांपने लगे और तभी उसने जोर की चीख लगाई, बचाओ, ऊपर कोई है। रात में बूढ़े माता पिता नीचे कमरे में सोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मोना की चीखने की आवाज़ सुनी, तुरंत ही वे मोना के कमरे के ओर भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मोना बेहोश पड़ी हुई है। यह देख वो लोग काफ़ी घबरा गए और तुरंत ही उन्होंने मोना के चेहरे पे पानी की छींटे मारे और जब जाकर मोना को होश आया। उस रात कोई नहीं सोया और किस तरह उन्होंने रात बिताई। सुबह होते ही उन्होंने मोना से पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था, क्या कोई बुरा सपना देखा था। तब मोना ने बताया कि मैंने बिस्तर पे एक लंबी सी औरत को सोए हुए देखा। वो औरत देखने में बहुत अजीब सी थी। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गई। उसके माता पिता बोले कि हो सकता है थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। उस पे ज़्यादा मत सोचो और उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाओ। पर उस रात के बाद मोना समझ चुकी थी कि ये मेरा कोई वहम नहीं था। शायद ये वही उस पेड़ वाली औरत है जिसने मुझे उस सिंदूर का डिबिया दी थी। लेकिन फिर मोना ने सोचा कि चलो जो भी हो, मुझे उस सपने को भूल जाना चाहिए और फिर उसने उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल फेंका। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही मोना ने माता पिता की मृत्यु हो गई। मोना ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली
उनके अंतिम संस्कार अच्छे से करवा दिया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी मौत मोना को बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि वे लोग बूढ़े ज़रूर हो गए थे लेकिन वो बीमार नहीं थे। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई, यही बात मोना को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब मोना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था। पैसे की कमी उसे नहीं थी, पर उसका कोई परिवार नहीं था। जो एक दुख ही दुख उसे लग रहा था। इस अकेलेपन से मोना अब ऊब चुकी थी। वो जानती थी कि एक विधवा औरत को अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मोना अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक जीवन साथी ढूंढने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि इतने धन का वो अकेले क्या करती। इसलिए उसने शादी करने का फैसला किया। फिर मोना ने एक बात सोची कि अगर वो इस गांव में रहकर शादी करती है तो गांव वाले ताने तिसने कसेंगे। इसलिए उसने अपने घर को बेचकर बाहर रहने का फैसला किया। और ऐसा किया उसने। हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ही उसने सारी तैयारी कर उस घर को बेच शहर की ओर रवाना हो गई, क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उस गांव में उसका कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। मोना के पास पैसे तो थे, इसलिए उसने तुरंत ही एक फ्लैट किराए पे ले लिया और उसी में रहने लगी। मोना के बाहर जाकर पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा पहले ही था। इसलिए उसने कुछ ही दिन रहने के बाद मोना शहर के ही एक लड़के से शादी कर ली और दोनों साथ में उसी फ्लैट में रहने लगे। वो लड़का भी कहीं बाहर का था और वो भी यहाँ इस शहर में नौकरी करता था। उसने भी अपने घर वाले को बिना बताए मोना से शादी कर ली, क्योंकि उसे भी मोना पसंद आ गई थी। एक रात जब मोना उस लड़के के साथ कमरे में सोई थी तो उसमें सपने में उस पेड़ वाले औरत को देखा, जो कह रही थी कि तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज कर अपनी मनमानी की। अब तैयार हो जाओ अंजाम भुगतने के लिए। और यह सुन अचानक से मोना की नींद खुल जाती है और वह बहुत डर जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर बतर था। मोना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लग रहा था कि अब क्या होगा। उस औरत ने तो मुझे शादी करने से मना किया था और कोई भी सिंदूर लगाने से भी मना किया था। अब क्या होगा। मैंने तो सारे शर्तें तोड़ दी। यह सोच वो बहुत घबरा गई। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी उसे लग रहा था कि वो औरत मेरे सामने खड़ी है तो कभी मेरे करीब बैठी हुई है। मोना अपने आप को एक पागल जैसी समझने लगी। उस रात बहुत मुश्किल से उसे नींद आई। मोना जब सुबह उठी तो उसने अपने साथ उस लड़के को नहीं पाया। वो उस कमरे में था ही नहीं। मोना ने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया था। वो नहीं दिखा। मोना समझ चुकी थी कि ये सब उस पेड़ की वजह से हो रहा है। मोना तंग आ चुकी थी इस ज़िंदगी से, क्योंकि पैसे तो बहुत थे उसके पास, पर कोई उससे बात तक करने वाला नहीं था। इसलिए मोना ने उन सारे पैसों को शहर से थोड़ी दूर जाकर एक गड्ढे में उन पैसों को दफन कर दिया। उसने सारे सुख सुविधे को त्याग दिया। वो जान गई कि मुफ्त का धन वो सुकून नहीं दे सकता जो खुद के कमाए पैसों में है। और फिर से वो उसी शहर में संघर्ष भरी जीवन जीने लगी और उसने फैसला लिया कि अब वो सारी ज़िंदगी अकेली ही रहेगी, क्योंकि उसने पैसे के पीछे अपनी सारी चीज़ें खो दी, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी। इसलिए उसने खुद ही को अकेला जीने के लिए कठोर बना लिया। तो
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी इस कहानी को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना।